हेलो फ्रेंड्स। ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जनरली बच्चों में पाई जाती है और ये पेरेंट्स को समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लक्षण्स आपके बच्चों में दिखाई पड़ रहे हैं। जनरली ऐसा हो जाता है अगर छोटे बच्चे हैं 12 से 24 महीने के, कि वो आई कांटेक्ट उनका पुअर है, यानी कि आप उनको बुला रहे हैं लेकिन वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका जो सोशल इंटरैक्शन है, लोगों को जो घर में जो लोग होते हैं, उनसे जो कांटेक्ट है, वो अच्छा नहीं है अदर लोग जो बच्चे हैं उनके अगर कंपेयर किया जाए तो। तो जनरली वो ऑटिस्टिक या ऑटिज़्म का शिकार हो सकते हैं। देखिए ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो जनरली इनिशियली जो होता है काफ़ी बार वो जनरली इग्नोर किया जाता है, यानी कि अ, हो जाएगा, मतलब बच्चों का जो स्किल्स है वो टाइम टू टाइम डेवलप हो जाएगा, ये ऐसा कहकर जो पेरेंट्स है उसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए वो सिम्पटम्स को अगर समझ जाते हैं पेरेंट्स तो बहुत अच्छे से हम उसको अर्ली एज में, अर्ली टाइम में उसको, अर्ली फेज़ में उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ऑटिज़्म के जो कॉमन सिम्पटम होते हैं वो पेरेंट्स को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 या 12 से 24 के मंथ के बीच में वो पेरेंट्स का बहुत अहम रोल आता है वहाँ पे, कि हम उसको बहुत अच्छे से अगर देख के वो अगर सिम्पटम्स को डायग्नोस कर पाएँगे, तो बहुत अच्छे से हम उसको अर्ली फेज़ में उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो जनरली पुअर आई कॉन्टैक्ट, यानी कि घर में अगर हम उसको बुलाते हैं उस बच्चे को, तो वो प्रॉपर्ली ध्यान नहीं देते। 2-3 बार उनको कहना पड़ता है तो एक बार वो आपको देखेंगे या कई बार वो देखते भी नहीं है। दूसरा पूरा पुअर आई कॉन्टैक्ट, यानी कि वो हम आपके आँख से आँख मिलाकर हम उनको बात नहीं करते, यानी वो देखते भी नहीं है जनरली। जनरली तीसरा जो कॉमन सिम्पटम्स पाया जाता है उन बच्चों में, कि वो लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन, यानी घर में अदर लोग हैं या अदर बच्चे हैं तो उनसे वो थोड़ा-सा अलग बिहेव करते हैं। जनरली वो उनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। उनको जो खेलना है बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ वो अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा-सा अलग ही आइसोलेटेड जैसा वो बिहेव करते हैं। उसको जनरली कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हम उसको एंटी सोशल बिहेवियर करके हम समझ जाते हैं, लेकिन वो उनका एक प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो ऑटिज़्म में जनरली ये ऐसे सिम्पटम्स पाए जाते हैं। अगर खेलते हैं वो बच्चे तो वो उनका एक ही मतलब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लेके वो खेलते रहते हैं, या प्रॉपर्ली कैसे खेलना है उस ऑब्जेक्ट के साथ वो उनको समझ में नहीं आता। तो और लैंग्वेज जो स्किल्स होते हैं कई बार, यानी कि बोलना कैसे है या लैंग्वेज बोलने में डिफ़िकल्टी उन बच्चों में आ जाती है। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। इसकी वजह से इसको ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऐसा बोला गया है। तो जनरली ये जो ऑटिज़्म होता है ये एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया या उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसको एक डिफरेंशिएट करके हमें उस बीमारियों को समझना पड़ता है। कई बार ऑटिज़्म और एडीएचडी है वो कॉमनली एक साथ एक आध पेशेंट में दिखाई दे पड़ते हैं। तो कई बार छोटे बच्चों में ही वो अगर डायग्नोस हो जाता है, कई बार वो 7-8 10 साल तक, यानी लाइफ टाइम अडल्ट एज तक वो डिसऑर्डर हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स जो है डिसऑर्डर ये है ऑटिज़्म का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटिज़्म में अर्ली फेज़ में उसको डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना। तो ये क्यों होता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये सब अपने सिम्पटम्स या साइन एंड सिम्पटम्स सबको हमने देख लिए। तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और उसको हम जानेंगे कैसे कि एक क्यों हुआ है? तो ऑटिज़्म है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, यानी कि कुछ कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, तो उसके कारण भी आज तक हमें मालूम नहीं पड़े मेडिकल साइंस को, क्योंकि एग्ज़ैक्ट जो कॉज़ेज़ है उसको मेडिकल साइंस में अभी तक हम उसको मतलब
देख नहीं सकते कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा बोला जाता है कि वो कई बार जेनेटिक हो सकता है या एनवायरमेंटल और जेनेटिक कॉजेज़ का एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हो सकते हैं। कई बार जो वैक्सीन की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे बोलते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्ली पहले अगर हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसी बीमारी नहीं थी ऑटिज़्म या एडीएचडी की, लेकिन जब हम ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये हो सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन अभी तक उनको भी प्रॉपरली वो ग्राउंड्स नहीं मिले कि हम उसको बोल सकते हैं या वैक्सीन की वजह से हो रहा है। देखिए अभी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जनरली प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें हम होम्योपैथी का अगर रोल बताएंगे तो होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ है कि उन टाइप ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन में हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। लाइक सर्टन बिहेवियर को हम ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे से दवाइयाँ होती है, तो उसकी वजह से जो होम्योपैथी में ऑटिज़्म या एडीएचडी की जो मेडिसिन होती है वो रिएक्टिव मेडिसिन होती है, वो उससे बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें पेशेंट में हम ग्रास्प कर सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके साथ अगर हम ऑक्यूपेशनल या स्पीच थेरेपी या फिजिकल थेरेपी हम उसको अगर पेशेंट को देते हैं तो बहुत अच्छे से रिकवरी पेशेंट में हमें पाई जाती है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी का आप इस्तेमाल एडीएचडी या ऑटिज्म में कर सकते हैं। तो बहुत अर्ली फेज में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और अच्छे से हम उसको जो है नॉर्मलाइज या सोशलाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि ऑटिज़्म अगर मिल जाता है तो हम बाकी के बच्चों के साथ जो ऑटिस्टिक बच्चा है तो उनको कंपेयर आपको नहीं करना है। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा-सा कॉशियसली आपको ध्यान देना है, उसको समझना है, डॉक्टर के पास आपको जाना है। क्योंकि पेरेंट्स का रोल जो होता है वो ऑटिज़्म में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपको भी वो समझना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।